अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमने पहले पार्ट फर्स्ट आपके चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर ज्योग्राफी का है, ये हमने पहले ही पार्ट फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ये हमारा पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। ये चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का क्लास 8 SST। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 SST पेज नंबर 95। यहाँ तक हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, Nothing in this universe is in unlimited supply and there is no limit to human need। इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, इस दुनिया में क्या है, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ इन अनलिमिटेड सप्लाई। कि अनलिमिटेड सप्लाई हो किसी चीज़ की, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम उसे ख़त्म ना कर पाएँ, यूज़ ना कर पाएँ। ठीक है, और इंसान की ज़रूरतें कभी ऐसा है नहीं कि वो कभी ख़त्म होंगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इंसान जो है उसकी कभी भी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होंगी, और जो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो एक वक्त आएगा तो वो ख़त्म हो ही जाएंगी। ठीक है, तो इससे ये क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन वी एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर रिसोर्स इट बिकम आवर ड्यूटी टू कंजर्व दैट रिसोर्स। अगर हम किसी चीज़ को, किसी रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अ पर्टिकुलर रिसोर्स मतलब किसी चीज़ को, किसी रिसोर्स को अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी रिसोर्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उसे, तो उसकी क्या ज़रूरत है, इट बिकम अवर ड्यूटी। तो ये हमारी ही ड्यूटी है, हमारा ही फ़र्ज़ है कि उसे हम बचा कर रखें, उस रिसोर्स को बचाएं भी। ठीक है, हमारी ही ड्यूटी है कि उसे हम क्या करें, उसे सेव रखें, रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करें कि वो आगे जनरेशन के लिए इस्तेमालदेह हो, आगे जनरेशन को भी मिल पाए। जैसे दिस अप्लाइज मोर टू आवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए आती है, हमारी मोर यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए ज़्यादा अप्लाई होती हैं। जैसे कि दस यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो एज टू गिव देम अ गैप टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड अ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि इतना गैप दे देना कि हमारी जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम, जैसे मैंने कहा, इस समय तक हम इस्तेमाल करना कि वहाँ पर जाके, जैसे कि हमने कहा कि 5 तारीख को हमारे घर की बिजली चली जाएगी, या हमारे घर का सिलेंडर 5 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो या 5 तारीख को हमारा सिलेंडर आएगा घर पे, गैस हमारी जो है वो 5 तारीख को आएगी। तो हम चाहेंगे कि 5 तारीख तक कैसे भी करके हम अपना सिलेंडर यूज़ कर पाएँ, गैस जो हमारी वो यूज़ कर पाएँ 5 तारीख तक। तो हम क्या करेंगे, उसे सस्टेनेबल या कंजर्वेशन रिसोर्स करेंगे, उसे कंजर्व करेंगे, उसे मतलब हल्का हल्का यूज़ करेंगे कि हम 5 तारीख तक किसी तरह पहुंच जाएं कि जिस दिन जो हमारा जो सिलेंडर है, जो हमारी गैस है, वापस फिल हो जाएगी, यानी रिन्यूड हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो रिन्यूड हो पाएँ, इतना समय तक इस्तेमाल करना, इतना समय उन्हें दे देना कि वो वापस रिन्यू हो जाए, दोबारा हमें मिल जाए। इस हिसाब से हमें उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, यानी उसे हमें क्या करना चाहिए, रिन्यू करते रहना चाहिए, यानी कंजर्वेशन करते रहना चाहिए। उसका कंजर्वेशन का मतलब ही होता है बचाना, रिसोर्सेज को बचा कर रखना। ठीक है, अगर सही मानियों में इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से इस्तेमाल करना कि आगे आने वाली जनरेशन जो है हमारी, उन्हें भी उस रिसोर्सेज का फ़ायदा मिल पाए, लाभ मिल पाए, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, जैसे पेट्रोल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो एक ज़माना ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, अगर हम लगातार उसे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते रहें तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं पेट्रोल को कम यूज़ करना चाहिए, कंजप्शन उसका कम करना चाहिए कि जो हमारी आगे की जनरेशन होगी, जो आगे आने वाले लोग होंगे, उन लोगों को भी पेट्रोल का इस्तेमाल हो पाए, वो भी इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो इससे ही हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की आगे की जनरेशन के लिए बचा कर रखना। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। अभी पेट्रोल और कोल की एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि पेट्रोलियम एंड कोल आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम और कोल को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, दे वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच हैव बीन बरीड अंडर द अर्थ फॉर 1000 ऑफ ईयर। और ये जो पेट्रोलियम है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, डेड रिमेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। डेड मतलब मुर्दा, रिमेन मतलब बचे हुए, जो कि जानवरों और पेड़ पौधों का जो मरा हुआ, सड़ा गला जो हिस्सा मरा हुआ बच जाता है, रिमेन हो जाता है। जैसे कोई जानवर मर गया, ज़मीन के अंदर दफन हो गया, या प्लांट है, बड़ा कोई प्लांट है या पेड़ है, वो क्या हुआ, वो गिर गया, ये टूट गया या ख़राब हो गया, वो गिर गया ज़मीन पर, क्या होगा, विच हैव बीन बरीड अंडर द अर्थ।
और वो क्या हुआ, ज़मीन के अंदर दफन हो गया, बरीड हो गया अंडर द अर्थ फॉर 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों साल तक वो दफन रहा। जैसे मैंने कहा कोई जानवर है वो मर गया और हज़ारों साल तक वो कहीं ज़मीन में दफन हो गया। एक जानवर से तो खैर इतना पेट्रोल और इतना फ्यूल, हमें फॉसिल फ्यूल मिल नहीं सकता, तो ये लाखों की तादाद में होता है। ये जो कहते हैं पेट्रोल जो मिला है, वो कहते हैं कि जो पहले ज़माने में जो ये होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे, जैसे कि डायनासोर्स होते थे, ये कहते हैं कि डायनासोर्स मर गए होंगे और फिर वो उनकी हड्डियाँ जो हैं वो दफन हो गई होंगी, ठीक है। जो हमारा हड्डियाँ ही बचती हैं, बाकी पार्ट क्या होता है वो सब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। तो ये कहते हैं हड्डियाँ जो हैं वो दफन हो गई होंगी। तो क्या हुआ, फिर वो ज़मीन के अंदर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो हड्डियाँ क्या हुई होंगी, हाई टेम्परेचर के अंदर पेट्रोल और कोल, यानी पेट्रोल और कोल की फॉर्म में, यानी फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। तो इसीलिए कहते हैं लंबे समय तक होता है, ये लंबे प्रोसेस में होता है। तो वही कहते हैं द इंटेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ हैज़ चेंज इन देम इनटू पेट्रोलियम एंड कोल। तो जो ज़्यादा गर्मी की वजह से, इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से जो ज़मीन के अंदर होता है, तो क्या होता है पेट्रोलियम और कोल में ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कौन सारी चीज़ें, प्लांट और एनिमल के जो बच्चा कुच्चा पार्ट होता है, ठीक है, मरने के बाद डेड रिमेन जो होता है। पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड कोल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट। जो पेट्रोलियम बनता है वो जानवरों के मुर्दे के से बनता है, जानवरों से मिलता है, हमें जानवरों के बचे हुए हिस्सों से मिलता है। और जो कोल मिलता है, जो हमें कोयला मिलता है, वो किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। ह्यूमन बींग आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट एन अलार्मिंग रेट। अब जो ह्यूमन बींग है वो फॉसिल फ्यूल को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब अलार्मिंग रेट है, थोड़ी थोड़ी समय पे हम फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज पर प्रिडिक्शन बाय साइंटिस्ट एंड रिसर्च एजेंसीज फॉसिल फ्यूल्स वुड बी एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली इन अबाउट 150 ईयर्स टाइम। साइंटिस्ट और रिसर्च एजेंसीज के हिसाब से, उनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से, मतलब प्रेडिक्शन कहते हैं कि भविष्यवाणी के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से, फॉसिल फ्यूल जो है एक ज़माने में ऐसा होगा कि 100 साल या 50 साल के बाद ये कहा गया है फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थिंक अबाउट द फ्यूचर आफ्टर दैट। तो उसके बाद तुम फ्यूचर की सोचो कि 50 साल बाद या 100 साल बाद लोग बाग कैसे चलेंगे। देयर वुड बी नो पेट्रोल टू रन द कार। कोई पेट्रोल नहीं होगा कार चलाने के लिए, ठीक है। देयर वुड बी नो कोल टू पावर द फैक्ट्रीज। कोई कोल नहीं होगा, कोई कोयला नहीं होगा कि फैक्ट्रीज़ को चला पाए, ठीक है, फैक्ट्रीज़ को पावर मिल पाए, पावर सप्लाई मिल पाए। और द इंटेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ हैज़ चेंज there would be no petrol to run the car, there would be no coal to power the factories. Imagine the difficulties which the future generation would have to face due to the man's insatiable greed. अब ये कह रहे हैं, अब तुम अंदाज़ा लगाओ, इमेजिन करो, ठीक है, सोचो इस चीज़ पर कि क्या होगा इंसान की इस लालच की वजह से। ग्रीड कहते हैं लालच, जिसे कि भरा ही नहीं जा सकता कभी, वो लालच जो कि कभी पूरा नहीं होगा। इस लालच की वजह से जो इंसान धड़ाधड़ चीज़ें अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करा जा रहा है, तो क्या होगा, कितनी परेशानीज आएंगी। उस डिफ़िकल्टीज़ को, उस परेशानियों को तुम ज़रा सोचो, जो कि फ्यूचर जनरेशन को झेलनी पड़ेगी। कोई कार चलाने के लिए कारें होंगी तो पेट्रोल नहीं होगा, फैक्ट्री होंगी तो कोयला नहीं होगा कि काम हो पाए, ठीक है। इंजन या मशीन्स ऑपरेट करने के लिए, हीट सप्लाई करने के लिए हमारे पास कोयला नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा। तो आगे की जनरेशन का क्या होगा, वो तो बिल्कुल ही फिर पुराने ज़माने की जनरेशन की तरह हो जाएगी। फिर उसे मिलियन ऑफ साल बाद फिर दोबारा नई जनरेशन जब आएगी तब वो नहीं मिल पाएगा पेट्रोल, जब तक तो नाम निशान नहीं रहेगा हम लोगों का, हम लोग तो चल बसे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको कंजर्व करके, ठीक है, कायदे के अंदर, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, वाइल यूजिंग आवर रिसोर्सेज वी शुड मेक अ बैलेंस बिटवीन आवर नीड एंड द नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते समय हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए अपनी ज़रूरतों को बीच में और अपने बिटवीन आवर नीड्स, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके बीच में हमें क्या होना चाहिए, हमारा एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि द नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, बचा कर रखने के लिए कि आगे समय में भी हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ, हमें क्या होना चाहिए, हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए, ठीक है।
एक तरीका बनाना चाहिए अपने ज़रूरतों को अपनी ख्वाहिशों के बीच में, जैसे कि इट इज़ एन एसेंशियल दैट वी लीव अन इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आगे की फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए भी हम अपने कुछ रिसोर्सेज को छोड़ दें, ठीक है, उनके इस्तेमाल के लिए। दस यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन एडिशन टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इस रिसोर्सेज को इस हिसाब से इस्तेमाल करो, इस हिसाब से इस्तेमाल करो, इन एडिशन टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर, कि अपनी जो आज की जनरेशन है उसकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और जो हमारी कल की ज़रूरतें हैं उसकी भी हम ज़रूरत को पूरा कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 96 पेज क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे क्या था, फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस हिसाब से डेवलपमेंट करना, इस हिसाब से कि सस्टेनेबल हो, मतलब सस्टेन कर कि आज भी हम उसे चीज़ यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बचा भी लें कि हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ 3 R's टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल। और जो हम प्रिंसिपल है 3R का प्रिंसिपल हम यूज़ कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉसिबल करने के लिए। कैसे? द 3R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। जो 3R हैं ये किसके लिए स्टैंड करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। रिड्यूस क्या है हमारा, we should reduce our consumption of certain items whenever possible. For example, if your school is near the place where you live, then you can walk down the school or use your cycle to travel to school. ये कह रहे हैं we should reduce our consumption of certain items, हमें अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने का, कुछ आइटम्स को इस्तेमाल करने का, उनके कंजप्शंस का हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, कमी करनी चाहिए उसमें। जैसे एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर के पास है तो तुम ये अवॉइड करो कि तुम बस से या पेट्रोल यूज़ कर या बस से जा रहे हो या तुम जा रहे हो अपनी बाइक से या कार से जा रहे हो, तो क्या है उसमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल, ऐसे पेट्रोल और डीजल, ये क्या है एक बार ख़त्म तो दोबारा नहीं मिलेंगी। तो वही कह रहे हैं, इसके बजाय तुम पैदल चले जाओगा, तुम्हारा स्कूल पास हो, या अपनी साइकिल ले लो। साइकिल में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स यूज़ हो रहा है, अपनी पावर यूज़ हो रही है, तो वो तो हम हमेशा यूज़ करते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। दिस विल हेल्प इन सेविंग फ्यूल, तो इससे क्या मदद होगी, हम सेविंग फ्यूल, पेट्रोल को सेव करने में ये हमें मदद करेगा, ठीक है। वी शुड ट्राई टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली है उसकी वेस्टेज को, उसके वेस्ट को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर दिस इंश्योर दैट व्हेन नोबडी इज़ इन अ रूम the TV, fan and light are switched off. We should also stop washing, also wasting water. ये क्या कह रहे हैं अब हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए, ये भी इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई रूम के अंदर नहीं है, टीवी चल रही है, पंखा चल रहा है या लाइट चल रही है, तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, बंद कर देना चाहिए उन सबको, ठीक है। वी शुड ऑल्सो स्टॉप वेस्टिंग वाटर, और पानी का भी इस्तेमाल करना, कि उसे इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं है, मगर जो उसे बर्बाद करना वो मना है, ठीक है, उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, हमें रोकना चाहिए कि पानी को हम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा उसे नुकसान ना करें उसका पानी का, कि फालतू में बहा रहे हैं। रीयूज़ क्या है, Many old item can be reused by making item into useful items. For example, old cloth can be used for making rugs and doormats. अब ये कह रहे हैं पुराने सामान जो हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। री मतलब दोबारा, यूज़ मतलब दोबारा यूज़ करना। हम उन सामान को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम पहले भी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि हमारे कोई कपड़े हैं वो पुराने हो गए हैं, ठीक है, हम उन्हें अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते या पहनना नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हैं, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, रग्स बनाकर या डोरमेट्स बनाकर। डोरमेट यानी जो पायदान होता है जहाँ पर पैर पोंछ कर आते हैं, घर से एंट्री लेते हैं तो पैर पोंछने के लिए यूज़ करते हैं डोरमेट्स, ठीक है, और ऐसी रग्स, ये सब हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। दे इन टर्न सेल देम टू द वी कैन मेक शॉपिंग बैग्स एंड बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड जूट आइटम्स एंड ओल्ड न्यूज़पेपर। जो पुराने न्यूज़पेपर हैं या हमारी जो शॉपिंग बैग्स हैं या बास्केट्स हैं, बास्केट और शॉपिंग बैग हम किससे बना सकते हैं, यूज्ड जूट आइटम्स। जूट आइटम जो होते हैं पुराने, जो यूज़ हो चुके हैं, हम उससे क्या बना सकते हैं, हम शॉपिंग बैग बना सकते हैं। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, पॉलीथीन की जगह हम अपना बैग लेके जाएंगे तो हम पॉलीथीन नहीं यूज़ करेंगे। पॉलीथीन क्या है, एक पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है,
पॉलीथीन जो है एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल अगर हो भी तो वो कभी डिकम्पोज नहीं हो सकती, वो हमेशा वैसी रहेगी। हमारी क्या करता है, सॉइल इरोजन करता है, अगर हम दफन कर दें सॉइल में तो वो सॉइल इरोजन करता है, इसलिए कहते हैं अपना बैग लेके जाना चाहिए हमें। या हम न्यूज़पेपर है, ओल्ड न्यूज़पेपर को, पुरानी न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल हम जो खलते होते हैं, जो दुकानों पे खलते होते हैं, ठीक है, एनवलप जो होते हैं वो किससे बनते हैं, न्यूज़पेपर से। रिसाइकिल, रिसाइकिल क्या है, पेपर, गिलास, आयरन एंड टिन कैन बी रिसाइकिल अ नंबर ऑफ टाइम्स। जो पेपर है या गिलास है या आयरन है या टिन है, ये जो है कई बार हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब एक बार हमने कोई लोहे का डिब्बा बना लिया, वो ख़राब हो गया, फिर हमने बेच दिया, फिर कंपनी चला गया, फिर दूसरा लोहे का कुछ बन के आ गया, तो ये काफ़ी टाइम हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा हम इन्हें बना सकते हैं कुछ और चीज़ें। ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अदर आइटम शुड बी गिवन टू द कबाड़ी वाला, ठीक है। जो कबाड़ी वाला होता है, जो कबाड़ा ख़रीदता है, उसे ही हमें ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर या अदर आइटम्स हमें बेचने चाहिए। क्यों, वो क्या करता है, दे इन टर्म सेल देम टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, वो क्या करता है, उसे रिसाइकिल इंडस्ट्री में बेच देता है। आफ्टर रिसाइकलिंग मैनी यूजफुल आइटम आर मेड फ्रॉम दीज डिस्कार्टेड आइटम्स, फिर रिसाइकिल करने के बाद कंपनी में क्या होता है, ये जो हमने चीज़ें बेची होंगी वो कंपनी उसे रिसाइकिल करती है और नई यूज़फुल आइटम्स उनके बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं, तो हम एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमें बुक में ही करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो हमारी ट्रू फॉल्स हैं ये भी बुक में करना है, मैच द कॉलम भी बुक में, और फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में। ये सारी एक्सरसाइज हमें किस में करनी है, बुक में करनी है। और जो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं ये किस में करना है, हमें ये कॉपी में करना है, पेन से करना है। तो मैं ये आपको टिक करवा दूंगा। पहले आते हैं हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका पहला देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ मैन मेड रिसोर्स, कौन सा इसमें से मैन मेड रिसोर्स है, रिवर, टेक्नोलॉजी या कोल या नॉन ऑफ दीज। तो रिवर और कोल तो हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, कुदरत से मिलती है हमें ये चीज़। टेक्नोलॉजी जो है ये है हमारी क्या है, ये नेचुरल मैन मेड रिसोर्स, तो इस पर आप टिक कर लिए। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बायोटिक रिसोर्स नहीं है। तो ह्यूमन क्या है, बायोटिक है, लिविंग, जिंदा है ना ये। नॉन लिविंग को कहते हैं हम ए बायोटिक। यहाँ क्या पूछा है, जो बायोटिक नहीं है। तो मिनरल क्या है यहाँ पर, ए बायोटिक है, ये बायोटिक नहीं है, तो इस पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या हुआ, ए बायोटिक हुआ। और इन्होंने ए बायोटिक ही पूछा है, इन्होंने कहा है जो बायोटिक नहीं है, तो ये बायोटिक नहीं है, तो इस पर आप टिक कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ आ रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि रिन्यू हो सकता है, दोबारा हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड क्या है, हवा क्या है, हम उसे जितना भी यूज़ कर लें वो हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होगी ये चीज़। क्वेश्चन 4 इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ यूबिक्यूटस रिसोर्स, इसमें से यूबिक्यूटस रिसोर्स कौन सा है, मतलब जो हर जगह मिल जाए हमें, ठीक है। सनलाइट क्या है, हमें हर जगह मिल जाएगी, रेलवेज़ नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो सनलाइट इसका आप टिक कर लिए। 5th क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा ऐसा एक है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। विंड एनर्जी, फॉरेस्ट या कोल या नॉन ऑफ दीज। तो कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो इस पर आप टिक कर लिए। स्टेट ट्रू और फॉल्स, अब ट्रू फॉल्स करना है हमें। इसमें क्या है, पहला, द नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, ये कह रहे हैं जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों तरीक़ों से मिलते हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक। तो ये ट्रू है, हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फॉर्म में मिलते हैं। सेकंड क्या है, सनलाइट, विंड, वाटर एंड फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो सनलाइट है या विंड है, वाटर है और फॉरेस्ट है, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये ट्रू है क्योंकि ये रिन्यू हो जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सम रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट फॉर्म, ये कह रहे हैं कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनमें मिलियन साल लग जाते हैं दोबारा बनने में, तो ये सही है। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम एग्जाम्पल है इसकी, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं, जो कि मिलियंस और लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इन्हें बनने में, तो ये ट्रू है, ठीक है। 4th क्या है, पेपर, गिलास एंड आयरन आर नॉट साइकिलिंग रिसोर्सेज, ये कह रहे हैं पेपर, गिलास और जो आयरन है ये रिसाइकिल नहीं हो सकते, ये साइकिलिंग रिसोर्सेज नहीं है, एक बार इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद हम फेंक देते हैं इन्हें, मतलब उसे दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है क्योंकि हम इसे दोबारा साइकिल कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं, तो ये फॉल्स हुआ। 5th क्या है, सम रिसोर्सेज नीड द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बिकमिंग यूजफुल फॉर अस,
ये कह रहे हैं कुछ रिसोर्सेज को हम जब ही यूज़ कर पाएंगे, उन कुछ रिसोर्सेज की को हमारी टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए, ज़रूरत है। क्यों? कि हम उसे यूज़फुल बना सकें, इस्तेमाल कर पाएँ। कौन सा था वो? पोजीशन वाला जो हमारा था, ठीक है। कौन सा था हमारा? यहाँ पर पीछे दिया था मैंने, जैसे यहाँ पर एक था हमारा यूबिक्विटस रिसोर्स लोकलाइज, और इसमें था हमारा ये पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल क्या है हमारा? जो कि हमें पता है हमारे पास है, मगर हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ और उसे यूज़ कर पाएँ। तो वही कह रहे हैं, सम रिसोर्सेज नीड द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बिकमिंग यूजफुल फॉर अस, कि कुछ रिसोर्सेज को ज़रूरत होती है हमारी टेक्नोलॉजी की कि हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे आयरन ओर को हम यूज़ करते हैं, ओर को फिर आयरन बनाते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो ओर से हम आयरन कैसे बनाएंगे, लोहा कैसे बनाएंगे? तो ये ट्रू है। सी है मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसमें क्या है? मैच करना है हमें। वुड क्या है? वुड हम कहाँ यूज़ करते हैं? फर्नीचर बनाने में, ठीक है। तो वुड इसका हो गया फर्स्ट। पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है हमारा? पेट्रोल यूज़ होता है हमारा ऑटोमोबाइल्स में, यानी जो हमारी कार, बाइक, ये सब है इसमें, ठीक है। कोल हम कहाँ यूज़ करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में। तो ये हमारा हो गया फैक्ट्रीज़। हर्ब जो है, हर्ब हम यहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? मेडिसिन्स में। जो हर्ब्स होती हैं हमारी, ये प्लांट होते हैं, ठीक है। किस लिए यूज़ करते हैं हम? मेडिसिन्स के अंदर, दवाओं के अंदर, ठीक है। स्टोन कहाँ यूज़ करते हैं? पत्थर, कंस्ट्रक्शंस के लिए, घर बनाने के लिए या कंपनी बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड हो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम? स्टोन। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा डी। फर्स्ट क्या है हमारा? बायोटिक रिसोर्स कुड बी प्लांट एंड एनिमल बोथ। बायोटिक रिसोर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज कैन बी, कुड बी प्लांट एंड एनिमल। बायोटिक किसे कहते हैं? जो कि जिंदा हो। तो प्लांट और एनिमल हमारे क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं। सेकंड क्या है? वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। थर्ड क्या है? द आयरन ओर नीड टू बी सेंट टू फैक्ट्री टू मेक यूज़फुल आयरन। जो आयरन ओर होता है उसे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसे हमें कंपनी या फैक्ट्री या इंडस्ट्री में भेजने की ज़रूरत होती है कि आयरन ओर को हम इस्तेमाल करने लायक उसे बना पाएँ, यानी यूज़फुल आयरन बना पाएँ, ठीक है। ओर को हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम पहले आयरन में चेंज करते हैं, आयरन ओर को, फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। डैश आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो हर जगह मिल जाएगा हमें? यूबिक्विटस। इसकी एग्जांपल जैसे मैं दूं, सनलाइट, ठीक है, विंड एनर्जी, ठीक है, ये क्या है हमारा? यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस में क्या है? जो कि हर जगह मिल जाए। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, यहाँ पर मैंने रिसोर्सेज लिख दिया, जगह कम थी, ठीक है। यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस। रिसोर्सेज हुज एक्चुअल क्वांटिटी इज़ नॉट नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाई इज़ एट प्रेजेंट आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। अब मैंने बताया था जिसकी हमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता है, जो कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को। हमें पता है कि यहाँ कुछ रिसोर्स मिल जाएगा, ये नहीं पता है कि हम उसे निकालें कैसे, इस्तेमाल कैसे करें। तो वो कौन सा रिसोर्स होता है? पोटेंशियल रिसोर्स। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला हमें ये आपको खुद करना है, गिव द रीज़न फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ऑन अर्थ। ये कहीं से भी आप ढूंढकर इसका आंसर अपने आप लिखिए 3-4 लाइनों में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है? तो पेज नंबर 95 पे देखिए इसका आंसर, ठीक है। पेज नंबर 95 पे देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ हमने डी लिख दिया है, तो ये एक्सरसाइज ई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया आप 2, ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया? ई पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया? ई पार्ट हो गया हमारा। तो ये आंसर है इसका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का, नथिंग से लेकर पूरा यहाँ पर रिसोर्सेज तक, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन अनलिमिटेड सप्लाई एंड देयर इज नो लिमिट टू ह्यूमन नीड। ये मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। हमारा क्या है आंसर? 2 का ई पार्ट का, आंसर 2 ई पार्ट का, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरतें, सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना है हमें। तो पेज नंबर 95 पे ही देखिए ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ से पूरा यहाँ तक हमें लिखना है, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पर डी हटा के क्या कर देना है? ई कर देना है। ये किसका पार्ट है? ई का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर दिए आंसर 3 ई पार्ट का, ठीक है। ई का क्या है? ये आंसर 3 है। ह्यूमन रिसोर्स का पूरा यहाँ से यहाँ तक इन्होंने डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो पेज नंबर 94 पे देखिए आप इसका आंसर।
टॉप पर देखिए इधर पेज नंबर 94 पे एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डी है, आंसर 4 है ये भी हमारा ई का है। हमने ये सब में हमने यहाँ पर डी लिख दिया है, तो यहाँ पर सब जगह ई कर लिए जहाँ पर भी डी है, ठीक है। तो आंसर 4 है ये। रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड बाय मैन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज की एग्जांपल दे दी है हमने। यहाँ तक हो गया हमारा ये कौन सा हो गया, एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का पूछा है तो एक एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हो गई, और वाटर इन द गंगा इज़ एन एक्चुअल रिसोर्सेज, ये भी एक एग्जांपल हो गई। तो ये 2 एग्जांपल हो गई इसकी, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे रिसोर्सेज तक, फिर फॉर एग्जांपल में यहाँ द कोल रिजर्व इन झारखंड, ठीक है, इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स। उसके बाद वाटर इन द गंगा इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स, ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक्चुअल रिसोर्स का हो गया। फिर उसके बाद दूसरा करेंगे हम पोटेंशियल रिसोर्स में, रिसोर्सेज से लेकर पूरा यहाँ तक, फिर ये एक्चुअल रिसोर्सेज से यहाँ तक, पोटेंशियल रिसोर्सेज तक, ठीक है, रिसोर्सेज से लेकर यहाँ तक। फिर इसके एग्जाम्पल में क्या है, द यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख, ये एक एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल हो गई मैनी अनएक्सप्लोर्ड ऑयल वेल नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल हो गई। किसकी हो गई, हमारी पोटेंशियल रिसोर्स की, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर इसकी ये एग्जाम्पल एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी एग्जाम्पल, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर इसकी एग्जाम्पल हो गई ये एक, फिर दूसरी एग्जाम्पल ये हो गई, ठीक है। ये हो गया आंसर 4 ई का, ठीक है, आंसर नंबर 4 ई का हो गया ये, ठीक है, एक बार देख लिया आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब ये भी पेज नंबर 94 पे है। यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बीच में हमें क्या बताना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है, ठीक है। पेज नंबर 94 ओपन करिए और यहाँ देखिए आंसर नंबर 5 डी की जगह यहाँ पर भी ई कर लिए, ये सब हमने उल्टा कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी ई आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 5 ई, ये आपको यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें यहाँ तक पहले यूबिक्यूटस बताया है, फिर इसमें लोकलाइज बताया, तो दोनों यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया, तो ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा आंसर नंबर 5 ई पार्ट का, ठीक है। आंसर नंबर 5 ई पार्ट का पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल, ये एफ का है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको क्या समझ में आता है वो बताइए। पेज नंबर 95 ओपन करिए और यहाँ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ से ये पूरा लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एफ, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है, एफ, आंसर नंबर फर्स्ट, यहाँ से पूरा यहाँ तक फ्यूचर तक, ठीक है, फ्यूचर तक। फिर नेक्स्ट पेज पर हमारी आधी लाइन है, नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट किसका, एफ का, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट एफ का यहाँ पर कंप्लीट है, ये आंसर नंबर फर्स्ट एफ हमारा यहाँ पर कंप्लीट है ये, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है पूरा, जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वैल्यू इन अ रिसोर्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब हमें बताना है वैल्यू इन अ रिसोर्स, रिसोर्स में वैल्यू की क्या तुम्हें क्या समझ में आता है रिसोर्स के अंदर वैल्यू वर्ड से, तो तुम्हें कुछ इसकी एग्जाम्पल बतानी है। तो इसका क्या है, पेज नंबर 93 ओपन कर लिए आप और यहाँ देख लिए शुरुआत में जो हमने बताया था वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ से लिखेंगे हम आंसर नंबर 2, ये भी क्या है हमारा, एफ है ये हमारा, ठीक है। तो इसे भी आप क्या कर लिए, एफ कर लिए, आंसर नंबर 2 एफ। ये क्या है हमारा, द मीनिंग ऑफ वैल्यू वेरीज विद इट्स यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस। तो पहले क्या है हमारा, यूटिलिटी वैल्यू से लेकर ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये डिटेल में है आंसर, ये बड़े होने चाहिए और मैंने छोटे कर दिए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा हो गया। फिर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स हेडिंग डालेंगे, मतलब छोटी सी सब हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट है आंसर नंबर 2 एफ का, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कंप्लीट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। तो ये आप कहीं से भी ढूंढ कर कैसे भी अपनी नॉलेज से जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है वो क्या करना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट और यहाँ पर इसमें थर्ड करना है। क्वेश्चन 5 क्या हमारा, एक्सप्लेन द 3 R's फॉर कंजर्वेशन विद एग्जाम्पल। जो 3 R है हमारे, उसे हमें एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, कंजर्वेशन के लिए जो 3 R हम यूज़ करते हैं वर्ड, वो उसे हमें एक्सप्लेन करना है। ये 3 R हमारा है क्या चीज़, 3 R क्या है, तो ये पेज नंबर 96 पे, यहीं पेज पे देखिए 3 R, जो 3 R है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा। द 3 R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, यहाँ पर इतना खत्म। उसके बाद रिड्यूस का पूरा लिखेंगे यहाँ तक फ्यूल तक, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, आंसर 4
ठीक है, आंसर 4 है ये ई का, सॉरी आंसर 4 है ये किसका, ये भी हमारा किसका है, एफ का है। ठीक है, तो इसे भी आप क्या कर लिए, एफ कर लिए। ठीक है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द 3 R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। फिर रिड्यूस लिखेंगे, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर रीयूज़ लिखेंगे, रीयूज़ को यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करेंगे, फिर रिसाइकिल लिखेंगे, फिर इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आंसर नंबर 4 एफ का। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स। क्या बताना है हमें, सिग्निफिकेंस यानी ज़रूरत बतानी है, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बीइंग की एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो पेज नंबर 95 ओपन करिए, ह्यूमन रिसोर्स में जहाँ था हमारा ह्यूमन रिसोर्स में यही आंसर नंबर 3 था ई का, तो यही हमारा आंसर नंबर क्या है, एफ का भी यही हमारा आंसर नंबर 5 है। ठीक है, आंसर नंबर 5 है यही आंसर एफ का। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है यहाँ पर, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स, पेज नंबर 95 पे यही है हमारा, यहाँ से लेकर पूरा ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये आंसर नंबर 5 एफ का है हमारा, आंसर नंबर 3 ई का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन आंसर आपको पेन से क्या करना है, कॉपी में करना है, और बाकी जो एक्सरसाइज हमने कराई है ये हमें बुक में ही रहने देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।